हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ाया और उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे पुर्तगीज़ ने यहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप की और उसके बाद कैसे उनका डिक्लाइन हो गया। आज की वीडियो में हम डच, डेनिश और ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए जी, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डच के बारे में। जैसे कि सबसे पहले डच कौन थे? डच आए थे नेदरलैंड से। उसके बाद डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब बनी? 1602 में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1602। उसके बाद ये इंडिया में कब आए? इंडिया में आए 1605 में। 1605 में इनका अराइवल हुआ कहाँ पे? इंडिया में। और इनका मेन मकसद क्या था? मेन गोल क्या था? ट्रेड इन स्पाइसेस फ्रॉम द ईस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इनका मकसद था कि ट्रेड करें स्पाइसेस का। इसी तरह इनकी जो पहली ट्रेडिंग पोस्ट थी इंडिया में वो कहाँ बनी? मछलीपट्टनम में। कहाँ? 1605 में। उसके बाद की डच सेंटर्स इनके कहाँ कहाँ पे सेंटर रहे इंडिया में? पुलिकत, सूरत, चिंसोरा, नागापट्टनम एंड कोचिन। उसके बाद इनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसके साथ करनी पड़ी? पुर्तगीज़ एंड ब्रिटिश। कंपीटेड मेनली विद द पुर्तगीज़ एंड ब्रिटिश। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? डच फोकस्ड मोर ऑन ट्रेड देन टेरिटोरियल कंट्रोल। डच ने ज़्यादातर फोकस किया कि हम खाली ट्रेड ही करें, टेरिटरी कंट्रोल करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, कंट्रोल्ड स्पाइस ट्रेड फ्रॉम द ईस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया। उसके बाद इनने कंट्रोल किया स्पाइस ट्रेड कहाँ पे? ईस्ट इंडीज़ यानी कि इंडोनेशिया में। उसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। असल में देखा जाए तो इनका डिक्लाइन 1612 ही में स्टार्ट हो गया था, जब इनकी बैटल हुई थी इंग्लिश के साथ, ब्रिटिश के साथ, जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ सवाली। इसमें ब्रिटिश ने डच को बुरी तरह से हराया था। उसके बाद 1741 में क्या हुआ? डिक्लाइन बिगन आफ्टर डिफीट इन द बैटल ऑफ कोलेचिल बाय त्रिवनकोर किंग मार्तंडा वर्मा। मार्तंडा वर्मा किंग त्रिवनकोर के थे, उनके साथ भी इनकी एक वार हुई, उसमें भी ये बुरी तरह से हार गए। उसकी वजह से भी इनका हौसला टूट गया। उसके बाद 1759 में एक और बैटल इनकी होती है ब्रिटिश के साथ, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ हुगली। 1759 में एक बैटल होती है और इसमें भी ये बुरी तरह से हार जाते हैं, जिसकी वजह से इनको डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है? आल्सो सफर ड्यू टू राइजिंग ब्रिटिश डोमिनेंस एंड वीक रेनफोर्समेंट्स। इनका जो रेनफोर्समेंट था वो कमज़ोर था और ब्रिटिश दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते गए, इसकी वजह से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया, इवन हो भी गया। फिर लास्ट पॉइंट, फाइनली लॉस्ट इन्फ्लुएंस एंड लेफ्ट इंडिया बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी जैसे आई, इनका कंट्रोल इंडिया में कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया छोड़ दिया। अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? डेनिश के बारे में। सबसे पहले डेनिश कहाँ से आए? यह आए हैं डेनमार्क से। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1616। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो लोग डेनमार्क से आए थे उनकी एक कंपनी थी, वो कब बनी? 1616 में। इनका भी मेन एम क्या था? ट्रेड करना, स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का और सिल्क का। इसी तरह इनका जो पहला सेटलमेंट था वो इंडिया में कहाँ बना? वो बना फर्स्ट सेटलमेंट इन इंडिया ट्रकनबेर, तमिलनाडु इन 1620। 1620 में पहला सेटलमेंट कहाँ बना? तमिलनाडु में। उसके बाद अनदर मेजर ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे बना? सीरमपुर यानी कि कलकत्ता के नज़दीक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रकनबर फोर्ट वाज नेम्ड फोर्ट डेंसबर्ग। उसके बाद जो ट्रकनबर तमिलनाडु में जो फोर्ट उन्होंने बनाया था उसका नाम बदल कर इनने रख दिया फोर्ट डेंसबर्ग। उसके बाद अगला पॉइंट, दे वे आर पीसफुल ट्रेडर्स विद लेस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ये जो थे ज़्यादातर ये चाहते थे कि हम अमन से ट्रेड करें और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में नहीं पढ़ें तो बेहतर है, ये पढ़ते भी नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? पॉइंट 7, फोकस्ड ऑन क्रिश्चियन मिशनरी वर्क स्पेशली बाय जर्मन मिशनरीज अंडर डेनिश रूल। डेनिश रूल में ज़्यादातर ये क्या करते थे? इनका फोकस था क्रिश्चियन मिशनरी काम पे, स्पेशली कौन सी? जर्मन मिशनरी। उसके बाद इनको टफ कंपटीशन करनी पड़ी किसके साथ? ब्रिटिश और डच के साथ। उसके बाद क्या हुआ? इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और पोर फाइनेंस की वजह से इनको क्या करना पड़ा? इनका डिक्लाइन हो गया। और लास्ट का जो पॉइंट है, सॉलिड ऑल इंडियन सेटलमेंट टू द ब्रिटिश इन 1845 मार्किंग द एंड ऑफ डेनिश रूल। 1845 में इन्होंने जितने भी इंडिया में सेटलमेंट थे वो अंग्रेज़ों को बेच के यहाँ से निकल लिए।
उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहीं से इंडिया का मेन स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मेड ऑन 31 दिसंबर 1600। सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 31 दिसंबर 1600 में। इसका ऑफिशियल नेम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, इट वाज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसी तरह फॉर्मड अंडर ए रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। इनको जो चार्टर मिला था, एक डॉक्यूमेंट मिला था ट्रेड करने के लिए, वो किससे मिला था? वो मिला था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। उसके बाद पॉइंट, एम वाज टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज़ स्पेशली इन स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन। इनका ज़्यादातर मकसद क्या था? इनका भी बाकियों की तरह पहले मकसद ये था कि हमें भाई साहब ट्रेड करना है। इनका मकसद था कि हम स्पाइसेस का, सिल्क का और कॉटन का ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, इनका हेड क्वार्टर कहाँ था? लंदन, इंग्लैंड में। इसके बाद फॉर्मेट टू कम्पीट विद पोर्तुगीज़ एंड डच ट्रेडर्स। इनको बनाया क्यों गया था? कि आपको कम्पीट करना है किसके साथ? पोर्तुगीज़ और डच ट्रेडर्स के साथ। मैनेजड बाय गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स। इसको मैनेज कितने करते थे? एक गवर्नर साहब और 24 डायरेक्टर्स। अगला पॉइंट, द फर्स्ट वॉयज वाज इन 1600 फर्स्ट अंडर सर जेम्स लेंचेस्टर। लेंचेस्टर साहब के गवर्नरशिप में 1600 फर्स्ट में इनकी पहली वॉयज आई। इसके बाद क्या कह रहे हैं? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। इसी ने ब्रिटिश इंडिया की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की शुरुआत यहाँ पे की। अब हम पढ़ेंगे रॉयल चार्टर ऑफ 1600। इसके बारे में कुछ हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, चार्टर क्या होता है? चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है। ये ट्रेड करने के लिए डॉक्यूमेंट दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? तब की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ ने। चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन 31 दिसंबर 1600। कितने साल का ट्रेड का चार्टर मिला था? डॉक्यूमेंट 15 ईयर्स का। गिव 15 ईयर्स मोनोपोली ऑन ट्रेड इन ईस्ट। उसके बाद रीजन कौन सा था? फ्रॉम केप ऑफ गुड होप टू स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलियन। नो अदर इंग्लिश कंपनी को ट्रेड इन द ईस्ट विदाउट कंपनीज परमिशन। इस कंपनी की परमिशन के बिना कोई और इंग्लिश कंपनी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती थी। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, द कंपनी कुड वेज वार्स, बिल्ड फोर्ट्स एंड साइन ट्रीटीज। कंपनी का काम क्या था? लड़ाई लड़ो, उसके बाद फोर्ट्स बनाओ और ट्रीटी साइन करवाओ। अलाउड टू अपॉइंट इट इज़ ओवन ऑफिशियल एंड गवर्नर। और इनको हक मिला था कि अपने ऑफिशियल को हायर करो, अपॉइंट करो, और अपने गवर्नर्स को भी अपॉइंट करो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है? गिव कंपनी द पावर टू एक्ट लाइक ए सोवरेन अथॉरिटी। इस कंपनी को अथॉरिटी मिली थी, पावर मिला था कि आप एक सोवरेन अथॉरिटी है। उसके बाद 8वां पॉइंट, प्रोवाइडेड लीगल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द क्राउन। क्राउन से, जो तब कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। इनसे इन्हें सपोर्ट मिला था, लीगल और मिलिट्री सपोर्ट मिला था। उसके बाद लेड द लीगल बेस फॉर एक्सपेंशन एंड कॉलोनाइजेशन। अगला पॉइंट क्या है? स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी इनटू ए पॉलिटिकल फोर्स। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले ब्रिटिश आए थे कि भाई साहब हमको ट्रेड करना है, फिर स्लोली स्लोली इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल फोर्स स्टार्ट किया। यहाँ पे जो प्रोविंसेस है उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, जिसके बाद ये यहाँ पे 200 साल रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट फैक्ट्री एंड अर्ली एक्सपेंशन। सबसे पहली जो इन्होंने फैक्ट्री अपनी सेटअप की वो कहाँ पे की? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप एट मुजलीपट्टनम इन 1611। 1611 में मुजलीपट्टनम में इनने पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। 1612 इंग्लिश डिफीटेड पुर्तगीज इन बैटल ऑफ सवाली नियर सूरत। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1612 में एक जंग हुई किसके दरमियान? पुर्तगीज़ और इंग्लिश के दरमियान, जिसमें इंग्लिश ने एक तो पुर्तगीज़ को भी हराया और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि डच को भी हराया, जिसकी वजह से इनका डोमिनेंस ज़्यादा राइज होने लग गया। उसके बाद अगला पॉइंट, 1613 गोट परमिशन टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। 1613 में इन्हें परमिशन मिली एक फैक्ट्री ओपन करने की। कहाँ पे? सूरत में। उसके बाद 1615 में क्या हुआ? सर थॉमस रॉय अराइव्ड एट एम्पीयर जहांगीर कोर्ट। एम्पीयर जहांगीर साहब के कोर्ट में कौन आए? थॉमस रॉय साहब आए। उसके बाद रॉय सिक्योर्ड अ फरमान टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, आगरा एंड अहमदाबाद। फाइनली थॉमस रॉय साहब ने मेहनत करके फरमान ले लिया, किससे? जहांगीर साहब से। क्या करने के लिए? फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए। कहाँ पे? सूरत, आगरा और अहमदाबाद में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है?
इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज इनकी कहाँ थी? सबसे पहले मद्रास में 1639, ठीक है, जिसका नाम था फोर्ट एस.टी. जॉर्ज। उसके बाद बम्बई में 1668 में ट्रांसफर्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। कलकत्ता में कौन सी थी? 1619, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। उसके बाद अगला पॉइंट, द कंपनी बिगन मेंटेनिंग ए प्राइवेट आर्मी। कंपनी ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया मेंटेन करना अपनी एक प्राइवेट आर्मी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? फैक्ट्रीज वेयर फोर्टिफाइड फॉर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई कर दिया गया, किसके लिए? प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए। फ्रॉम ट्रेड द कंपनी मूव टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कंपनी किस लिए आई थी? ट्रेड करने के लिए। फाइनली इन्होंने स्टार्ट कर लिया टेरिटरी एक्सपेंशन करने, यानी कि ज़मीन को अपने कब्जे में करना। उसके बाद अगला पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट, दिस मार्केट द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इससे से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश रूल। कहाँ पे? इंडिया में। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? ब्रिटिश रूल का। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन या इम्पॉर्टेंट वार्स जो ब्रिटिश की हुई किसी के भी साथ, चाहे वो लोकल रूलर्स हो या उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो, वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।